Hello everyone, myself Dr. Noorja. I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर। आज की कक्षा में हम नए टॉपिक पर बात करेंगे और नया टॉपिक का नाम है सॉवर्निटी या संप्रभुता। हम इसके अंतर्गत सबसे पहले संप्रभुता का अर्थ पढ़ेंगे और अर्थ के बाद में हम इसके लक्षण पढ़ेंगे। संप्रभुता या सॉवर्निटी, आप जानते हैं कि राज्य के लिए राज्य होने के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं। जैसे राज्य के लिए जनसंख्या होना ज़रूरी है, निश्चित भूभाग होना ज़रूरी है, सरकार का होना ज़रूरी है, और चौथा और अंतिम बिंदु जो है वो है सॉवर्निटी या संप्रभुता। सॉवर्निटी या संप्रभुता से तात्पर्य है कि राज्य की वो शक्ति जो उसे आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र और संप्रभु बनाता है। एक राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्वों में से अगर 3 आवश्यक तत्व संप्रभुता के अलावा अगर अवेलेबल हैं तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। एक राज्य होने के लिए उसमें सॉवर्निटी या संप्रभुता का होना अत्यंत आवश्यक है। अब अगर हम बात करें कि सॉवर्निटी या संप्रभुता है क्या, तो सॉवर्निटी या संप्रभुता जो है वो इसका अंग्रेजी शब्द है सॉवर्निटी, और ये सॉवर्निटी शब्द है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुपर और एनस। सुपर का अर्थ है सर्वोच्च और एनस का अर्थ है शक्ति, अर्थात सर्वोच्च शक्ति को संप्रभुता कहा जाता है। हम राजनीतिक भाषा में अगर सॉवर्निटी संप्रभुता की बात करें तो राज्य का आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र होना संप्रभुता है। आंतरिक संप्रभुता से तात्पर्य है कि एक देश में जितने भी संघ हैं, समुदाय हैं, संगठन हैं, ये सब राज्य के अधीन हैं और राज्य इन सब पर अपना नियंत्रण रखता है। बाह्य संप्रभुता से तात्पर्य है कि एक राज्य बाह्य रूप से पूर्ण स्वतंत्र है। वो जिस भी राज्य के साथ चाहे अपने वैदेशिक संबंधों की स्थापना कर सकता है, युद्ध की, तटस्थता की, युद्ध समाप्ति की आदि की घोषणा करने में वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। यह बाह्य स्वतंत्रता कहलाती है। अर्थात सर्वोच्च शक्ति जो राज्य को प्राप्त होती है वो सॉवर्निटी है, संप्रभुता है। और संप्रभुता आंतरिक और बाह्य एक राज्य के आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा करती है या स्वतंत्र होने की उसे तो अस्तित्व प्रदान करती है, उसे हम सॉवर्निटी कहते हैं। अब सॉवर्निटी की कुछ लक्षण विशेषताएं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वो ये है कि पहला, निरंकुशता। एक बात मैं और यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जब से राज्य का उदय हुआ है तब से लेकर आज तक राज्य का स्वरूप निश्चित रूप से बदला है। पहले राजतंत्र व्यवस्थाएं थी, निरंकुश राजतंत्र व्यवस्थाएं हुई, और उसके बाद कुलीन तंत्र आया। कुलीन तंत्र के बाद लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं हैं। यानी समय परिस्थितियों के अनुसार राज्य का स्वरूप निश्चित रूप से बदला है, लेकिन सॉवर्निटी या संप्रभुता जो शब्द जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। चाहे राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, चाहे कुलीन तंत्र थी, और चाहे आज प्रजातंत्र है, राज्य को जो स्वतंत्र होने की बात है वो सॉवर्निटी, और वो कालांतर से यानी राज्य का उदय जब से हुआ तब से सॉवर्निटी या संप्रभुता चली आ रही है। इसमें पहला जो उसके लक्षण या विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत हम देखते हैं निरंकुशता। निरंकुशता से यहाँ तात्पर्य है कि संप्रभुता अपने आप में सर्वोच्च शक्ति है। वो अन्य शक्तियों को संचालित करने की क्षमता रखती है, लेकिन उसे कोई संचालित नहीं कर सकता। वो अपने आप में सर्वोच्च है, और वह अगर समाज में है तो व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखती है, और वह अपनी आज्ञाओं का पालन करवाती है। और अगर वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर है तो वह
अपने अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आदि के संबंध में निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र है, उस पर कोई और अंकुश नहीं है, अर्थात निरंकुश शासन निरंकुशता, ये इसका लक्षण है। दूसरा आता है मौलिकता। मौलिकता का अर्थ है कि राज्य की संप्रभुता मौलिक है। मौलिक से यहाँ तात्पर्य किसी अन्य सत्ता द्वारा वो प्रदत्त नहीं है, वो अपना ओरिजिनल है, उसे कोई और सत्ता उसे प्रदान करे ऐसा नहीं है, अर्थात संप्रभुता का दूसरा लक्षण मौलिकता है। थर्ड पॉइंट आता है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता से यहाँ तात्पर्य है कि संप्रभुता एक राज्य में सभी व्यक्तियों पर, सभी समुदायों पर, सभी व्यवस्थाओं पर एक साथ लागू होती है। ऐसा नहीं है कि एक समुदाय पर लागू होगी या कुछ व्यक्तियों पर लागू होगी, बाकी लोग उससे अछूते हैं, ऐसा नहीं है। ये सभी पर एक समान लागू होती है। कोई भी विशेषाधिकार या निषेधाधिकार के तहत इससे अलग नहीं हो सकता, अर्थात यह इसमें सर्वव्यापकता का गुण विद्यमान है। चौथा पॉइंट आ जाता है स्थायित्व। स्थायित्व से यहाँ तात्पर्य है कि संप्रभुता का वास जो है वो राष्ट्र अध्यक्ष में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राजतंत्र शासन व्यवस्था है तो राजा में इसका वास होगा, अगर कुलीन तंत्र व्यवस्था होगी तो कुलीनों में इसका वास होगा, और प्रजातंत्र शासन व्यवस्था है तो इसका वास जनता में होगा। अर्थात स्थायित्वता से यहाँ तात्पर्य है कि इसके तहत व्यवस्थाएं जो बदलती हैं, इन व्यवस्थाओं के तहत ऐसा नहीं है कि संप्रभुता खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ये स्थायी रूप से बनी रहती है। राजा आते हैं, चले जाते हैं, सरकारें बदल सकती हैं, कुलीन व्यवस्थाएं बदल सकती हैं, लेकिन संप्रभुता स्थायी रूप से बनी रहती है। ठीक है। पांचवा बिंदु हमारा इसमें आता है पृथक्करण नहीं या अपृथक्करणीय, अर्थात अपृथक्करणीय या पृथक्करण नहीं हो सकता। इससे तात्पर्य है कि राज्य संप्रभुता का त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि ये व्यक्ति का मूल तत्व है, और अगर ये व्यक्ति का मूल तत्व है और इसका त्याग नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, इसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जैसे कि अगर एक व्यक्ति में संप्रभुता का वास है, वो व्यक्ति अगर मर जाता है या ख़त्म हो जाता है या वो वहाँ उस स्थान विशेष से चला जाता है, तो यहाँ जिस पद पर वो विराजमान होता है, उस पद में संप्रभुता का वास होता है, और जो उस पद को ग्रहण करेगा संप्रभुता का प्रयोग वो करता है। अब इस संप्रभुता को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। अगर एक व्यक्ति में उसका निवास है, तो अगर वो व्यक्ति चाहे कि मैं आधी संप्रभुता मैं रख लूँ, आधी संप्रभुता मेरे अधीनस्थ को दे दूँ, ऐसा नहीं है, अर्थात इसका पृथक्करण संभव नहीं है। फिर छठा पॉइंट इसमें आ जाता है, इसमें छठा पॉइंट आ जाता है अविभाज्यता, यानी इसका विभाजन संभव नहीं है। अगर इसका विभाजन किया जाएगा तो यह नष्ट या समाप्त हो जाएगी। ये था संप्रभुता के लक्षण या विशेषताएं। इसी में हम ये देखेंगे कि अगला पॉइंट, अगली हेडिंग है संप्रभुता के प्रकार। संप्रभुता के बहुत सारे प्रकार हैं, और इसमें पहला प्रकार है औपचारिक तथा वास्तविक। औपचारिक यानी नाम मात्र का संप्रभु, और वास्तविक यानी एक्चुअल में, अर्थात शासन विश्व में जो शासन व्यवस्थाएं विद्यमान हैं, वो शासन व्यवस्थाएं शासन करते समय अपनी शासन शक्ति का उसका विभाजन होता है। इसी विभाजन के तहत कुछ संस्थाएं
केवल नाम मात्र की होती हैं और कुछ वास्तविक होती हैं। उदाहरण स्वरूप ब्रिटेन में वर्तमान समय में राजा का पद केवल औपचारिक है, नाम मात्र का है, और राजा के नाम पर उसकी मंत्रिमंडल उसके वास्तविक शक्ति का प्रयोग करती है। अर्थात शासन व्यवस्थाएं या इकाइयाँ शासन की जो इकाइयाँ होती हैं उसमें वास्तविक औपचारिक संप्रभुता से तात्पर्य कि शासन व्यवस्था का संचालन उसके नाम पर किया जाता है और उसके कार्यों को वास्तविक रूप से कौन कर रहा है, वो वास्तविक संप्रभु कहलाता है। ठीक है। इसमें सेकंड बिंदु है वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभु। वैधानिक संप्रभु से तात्पर्य है कि कानून का निर्माण करने और उनको पालन करवाने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है, हम उसको वैधानिक संप्रभु कहते हैं। वैधानिक संप्रभु कहते हैं। और इसी के अंतर्गत जब संप्रभुता का उपयोग राजनीतिक दल के माध्यम से हो, राजनीतिक हित के लिए हो, तो हम उसे राजनीतिक संप्रभुता के नाम से जानते हैं। और राजनीतिक संप्रभुता जो है वो राजनीतिक संप्रभुता है, ये राजनीतिक लाभों और अवसरों के लिए इसका प्रयोग होता है। और प्रजातांत्रिक देशों में राजनीतिक संप्रभुता और वैधानिक संप्रभुता में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन इसके स्थान पर अगर शासन व्यवस्था का स्वरूप अलग है तो वहाँ वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता के बीच में निश्चित रूप से अंतर होगा। ये समझने वाली बात है। और इसके बाद जो मैं अगली हेडिंग है वो है संप्रभुता का वास। संप्रभुता के वास को मैं आपको अगली क्लास में इसके बारे में जानकारी ना देकर इसी में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि संप्रभुता कहाँ निवास करती है। संप्रभुता जहाँ राजतंत्र शासन व्यवस्था होती है वहाँ संप्रभुता का निवास कहाँ होता है, राजा में होता है। जहाँ प्रजातंत्र शासन व्यवस्था है वहाँ संप्रभुता का निवास कहाँ होगा, निश्चित रूप से जनता में होगा। अगर किसी देश का संविधान निर्माण का काम हो रहा है तो संप्रभुता का वास कहाँ होगा, संविधान सभा में होगा। अगर किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है तो शासन व्यवस्था का संचालन करने का कार्य कौन करता है, विधानमंडल करते हैं। अतः संप्रभुता का वास कहाँ होगा, विधानमंडल में होगा। और अंतिम आ जाता है इसमें कि विधि निर्माण संस्थानों में, अर्थात संप्रभुता का वास कहाँ है, विधि निर्माण संबंधी संस्थाएं जो होती हैं वो संस्थाएं राष्ट्रीय भी होती हैं, स्थानीय भी होती हैं, न्यायालय होते हैं, कार्यपालिका होती है, निर्वाचक मंडल होता है, सम्मेलन व सभाएं होती हैं। इन सब में स्वतंत्रता का वास होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पार्ट 2 आपको पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।